हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन बेसिकली बात करता है कि किस केस में आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, या आप बोल सकते हैं ब्लॉक क्रेडिट के रिगार्डिंग। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेसिकली 4 सेक्शन डील करते हैं। एक सेक्शन हो गया 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19। मैं अभी तक आपको सेक्शन 16 करा चुका हूँ, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था। बट आज जो मैं इस क्लास में कराऊंगा वो है सेक्शन 17, जिसमें किस केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्शन 17 की बात करूं तो इसमें बेसिकली 6 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 हो गया, 2 हो गया एंड सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड लास्ट में हमारा होगा सबसेक्शन 6। ठीक है, तो सेक्शन 17 में टोटल सबसेक्शन 6 हैं, तो 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, सबसेक्शन 1 बात करता है वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये दोनों की बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ये बात कर रहा है यूज के रिगार्डिंग, कि जो भी हमारे गुड या सर्विसेज होगी उनकी यूज के रिगार्डिंग। यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purpose of his business। देखिए, इस सबसेक्शन में लॉ ये कहना चाह रहा है कि लेट सपोज कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने इनपुट में अपना गुड्स सर्विसेज या दोनों यूज किए, बट उसने जो ये यूज किए वो 2 पर्पज के लिए यूज किए, पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। अदर पर्पज क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, मे बी पर्सनल यूज हो, मे बी चैरिटेबल पर्पज हो, इट कैन बी एनीथिंग अदर देन बिजनेस। ठीक है, तो उस पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया? पार्टली बिजनेस के लिए यूज किए इनपुट, पार्टली अदर पर्पज के लिए यूज किए। तो उस केस में सबसेक्शन 1 बोलता है कि हम जो उसको आईटी से अलाउड करेंगे वो मैक्सिमम उतना ही करेंगे जितना उसने बिजनेस के लिए यूज किया। ठीक है, अगर इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, लेट सपोज किसी ने 100 आइटम खरीदे एंड 100 आइटम पे आईटीसी था 10,000। ठीक है, 100 आइटम खरीदने पे आईटीसी था इनका 10,000। लेट सपोज इस जो इनपुट था इसने अदर पर्पज के लिए एंड बिजनेस पर्पज के लिए 50-50% इनपुट यूज किए, लाइक 50 इनपुट यहाँ पे यूज कर लिया, 50 यहाँ, तो इट मीन्स जो रेशियो हुआ 50-50 हुआ। तो लॉ ये बोल रहा है कि जो हम आईटीसी अलाउ करेंगे वो सिर्फ 50 गुड्स का ही करेंगे। 50 गुड्स का अगर मैं बात करूं तो 50% मीन्स 5,000। ठीक है, बाकी का जो 5,000 होगा वो बेसिकली ब्लॉक क्रेडिट उसको बोलेंगे। एंड ब्लॉक क्रेडिट किस सेक्शन में? सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 में। तो हम ये बोलेंगे सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 में 5,000 जो क्रेडिट था वो ब्लॉक्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 1 था। अब मैं चलता हूँ सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 बात करते हैं वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज, ये भी बेसिकली यूज की बात कर रहा है, बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जब टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहा है तो इसने इंक्लूड कर दिया जीरो रेटेड सप्लाई। इसका मतलब ये बात कर रहा है एक्सपोर्ट की, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में ही जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है एंड इस सप्लाई को जीरो रेटेड को भी हम टैक्सेबल ही मानते हैं। ठीक है, अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। अंडर द सैड एक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट मतलब आईटीसी की बात कर रहा है, शैल बी रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड कर देंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द सैड टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अब ये बात कर रहा है कि लेट सपोज कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कुछ अपना गुड्स, इनपुट गुड्स या सर्विसेज या दोनों यूज किए, बट उसने यूज 2 चीज पर्पज के लिए किए, पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ये सेक्शन बोलता है कि हम जो उसको आईटीसी अलाउड करेंगे, क्रेडिट अलाउड करेंगे, वो सिर्फ उसी प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउ करेंगे जो कि उसका टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज हुआ है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई।
तो लेट सपोज ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें लेट सपोज 10,000 ITC था एंड 50 ITC यूज़ किया हमने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए एंड 50 यूज़ किया एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। तो सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ हुआ है ATC गुड्स, उसी का ITC हम आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये भी जस्ट यूज बेस्ड ITC अलाउड कर रहा था। बट ये कौन सा सेक्शन है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17। अब मैं आगे चलता हूँ सेक्शन 17 के सबसेक्शन 3 पर। ये बात करता है द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2, जो हमने अभी पढ़ा था टैक्सेबल वर्सेस एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग। अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब ये बात कर रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई की जो हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू में, वो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस या मेथड गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर मिल गई। एंड शैल इंक्लूड, ये बोला कि जो भी गवर्नमेंट बताएगी उसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे। सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ ये बात कर रहा है इन केस वो रजिस्टर्ड पर्सन कुछ ऐसी आउटपुट सर्विसेज भी देता था जिसपे टैक्स जो पेमेंट होती थी वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे होती थी। मींस जो रिसिपिएंट था वो टैक्स की पेमेंट किया करता था। तो उस टाइप की जो आउटपुट सर्विसेज होगी, आउटवर्ड सप्लाई होगी, उसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। एंड सेकंड ये बोलता है ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज है, तो वो उसको भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे। सेल ऑफ लैंड होगी उसको भी ऐड करेंगे एंड सेल ऑफ बिल्डिंग होगी उसको भी ऐड करेंगे। बट यहाँ बोल रहा है बीच में सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड। देखिए यहाँ शेड्यूल सेकंड का रेफरेंस दिया है एंड ये सारे शेड्यूल 1, 2 एंड 3 सारे मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये रेफरेंस दे रहा है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड। जब हम शेड्यूल सेकंड के पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी को देखेंगे तो उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि इन केस जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है ना, उस पर बेसिकली GST लगता है, तो उस केस को ये एक्सक्लूड कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा मैटर है तो उसकी वैल्यू हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। एंड आगे यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज, दिस मीन्स सब क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। देखिए ये शेड्यूल 3 का रेफरेंस आया है एंड ये शेड्यूल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्सेप्ट, अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सक्लूड कर रहा है, दोज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ द सैड शेड्यूल। अब ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू ना इन्होंने क्लैरिटी दी है कि जो हम वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन से, जो शेड्यूल 3 में लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड इसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में जो लिखे हुए उनको हम यहाँ पे लिखा है इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ एक एक्सेप्शन दे दिया है कि कुछ एक आइटम है जो पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है उसको हम इंक्लूड करेंगे। पैराग्राफ 5 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है। अगर देखिए ये एक्सेप्शन यहाँ नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर वो बैड ड्राफ्टिंग का पार्ट बन जाता, क्योंकि पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 3 के 2 आइटम यहाँ लिखे हुए हैं और नीचे ये मना करता कि कोई आइटम शेड्यूल 3 का इंक्लूड नहीं है, तो वो कंट्रावेंशन हो जाती है। तो इसलिए इसने एक्सेप्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो इट मीन जब भी हम वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात करेंगे उसमें गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल प्रेस्क्राइब कर सकती है कि कैसे कैलकुलेट करना है, बट उसमें लॉ में क्लियर कर दिया है कि उसमें हम इंक्लूड करेंगे ये 4-5 आइटम एक्सक्लूडिंग दिस वन। ठीक है, एंड ये देखो कैलकुलेशन का तरीका गवर्नमेंट ने रूल के थ्रू प्रेस्क्राइब किया हुआ है, बट वो थोड़ा डिटेल्ड है, तो उसके रिगार्डिंग मैं इन फ्यूचर कभी वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रोपोर्शनेट ITC कैसे कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 देखिए स्पेशली बात करता है बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग। यहाँ ये बोल रहा है ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ए NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provision of subsection 2 जो हमने पढ़ा था अभी exempt versus taxable,
और अवेल ऑफ एवरी मंथ, मीन्स ये मंथली बात कर रहे हैं, एन अमाउंट इक्वल टू 50%, ठीक है, ये बोला है 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज इन दैट मंथ एंड द रेस्ट शैल लैप्स। देखिए ये सब सेक्शन 4 बोल रहा है स्पेशली बैंकिंग कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा। ये यहाँ बैंकिंग कंपनी को ऑप्शन दे रहा है कि या तो जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज वर्सेस एग्जेम्प्ट सप्लाईज वाली कॉन्सेप्ट है जो सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, उसके बेस पे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर लीजिए अपने एलिजिबल इनपुट की, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि जो भी आपका एलिजिबल इनपुट है, टोटल इनपुट बनता है, उसका 50% तो आप क्रेडिट ले लीजिए एंड 50% जो बचेगा वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन ये इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए जो लोन डिपॉजिट्स हो गया कि बैंक इंटरेस्ट देता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, एक्सटेंडिंग लोन और एडवांसेस हो गया, तो इन चीज़ों पे भी अपना जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो बैंकिंग में भी क्या होता है, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिस पे जीएसटी लगाता है बैंक एंड कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगाता, तो उसके रिगार्डिंग फिर सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17, जिसमें बोलता है कि हाँ जी इन केस कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दे रहा है, तो आईटीसी उतना ही अलाउड होगा जितना वो टैक्सेबल सप्लाईज के रिगार्डिंग इनपुट यूज कर रहा है। तो यहाँ वही ऑप्शन दे रहा है कि या तो आप सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के रिगार्डिंग प्रोपोर्शनेट आईटीसी कर लो, अदरवाइज जो भी आईटीसी बनना है आपका उसका 50% आप बेसिकली लैप्स कर लो एंड 50% को आप आईटीसी ले लीजिए, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्रोविजो दिया हुआ है एंड इस प्रोविजो में ये क्लैरिटी देता है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ ये बोल रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिया है कि या तो सबसेक्शन 2 को फॉलो करो या फिर 50% को रिवर्स कर दो, ये सिर्फ ऑप्शन साल में एक बार चूज करना है एंड एक बार चूज कर लिया ऑप्शन, उसको फिर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको वही सेम मेथड पूरे साल अप्लाई करना होगा। एंड नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे अगेन बैंक के पास ऑप्शन होगा कि वो अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन को दूसरा चूज कर सकती है। सेकंड प्रोविजो है, ये बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड बाई वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए सेम पैन नंबर पर 2 रजिस्टर्ड पर्सन बेसिकली जीएसटी लॉ में काउंट होते हैं इन केस उन्होंने 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। तो लेट सपोज, देखिए सेम पैन नंबर का मतलब हो गया कंपनी एक ही है, बट एक ही कंपनी की, जैसे आपने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लीजिए, ये बैंक तो एक ही है बट इनका इंडिया में हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस है, तो वो सबने क्या कर रखा होगा, मे बी पॉसिबल अपना अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो जिसने जीएसटी लिया हुआ है वो सब अपने आप में एक अलग रजिस्टर्ड पर्सन माना जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये वही बात करता है कि इनकेस पैन नंबर सेम है एंड डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, वो एक दूसरे को सप्लाई दे रहे हैं, तो उस पर 50% हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, वो 100% आईटीसी ले सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, लेट सपोज एक बैंक है आईसीआईसीआई, ठीक है, ये ब्रांच होगी 1, एक हमारा ब्रांच है 2, आईसीआईसीआई की ब्रांच 2 हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट सपोज ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को कंसल्टिंग सर्विसेज दी, तो जब इसने इसको कंसल्टिंग सर्विस दी तो यहाँ पे परचेज बन गया, ये परचेज बन गया, तो आईटीसी में ये ऐड होगा। एंड इसके पास अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, या तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 के थ्रू इसको लिमिट करे या फिर 50% वाला चूज करे इन नॉर्मल कोर्स, बट गवर्नमेंट ने और इस प्रोविजो के थ्रू बोल दिया है कि अगर एक ही मतलब सेम पैन नंबर के थ्रू 2 आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स ये जो आईटीसी मिलेगा यहाँ पे इस केस में 100% आईटीसी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सबसेक्शन 4। देन नेक्स्ट में आगे चलता हूँ सबसेक्शन 5। एंड देखिए इस सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियस सारे ही सबसेक्शन है, बट जो मैक्सिमम क्लाइंट की क्वेरीज होती हैं या किसी कंसल्टेंट के मतलब यूज़ में आते हैं बार बार,
तो वो सबसेक्शन 5 रहता है, ठीक है। सबसेक्शन 5 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। देखिए सबसेक्शन 16 पे मैं ऑलरेडी क्लास बना चुका हूँ। ये बेसिकली आईटीसी की बात करता है। इन केस आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए सो दैट आगे का भी आपको अच्छा समझ आए, ठीक है। तो सेक्शन 16 की बात कर रहा है एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 18 भी बेसिकली आईटीसी की बात करता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 में लिखा हुआ है या सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 में लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब ठीक है। इसने लिस्ट दी है कि इन केसेस में बेसिकली आईटीसी अलाउड नहीं होगा। अब कौन कौन से हैं वो, क्लॉज ए पढ़ता हूँ। क्लॉज ए में लिखा हुआ है मोटर व्हीकल। देखिए मोटर व्हीकल क्या होता है, मोटर व्हीकल का मतलब है कोई भी ऐसा व्हीकल जिसमें मोटर लगी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो और मोर देन 4 व्हीलर। मोटर व्हीकल मीन्स जिस भी व्हीकल में मोटर लगी है। साइकिल मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आएगी क्योंकि उसमें मोटर नहीं लगी होती, ठीक है। तो जैसे बाइक हो गई, ठीक है, उसमें मोटर लगी होती है तो वो मोटर व्हीकल। कार अपना आगे भी जीप हो गया एंड बसेस, उस टाइप से जिसमें भी मोटर लगी होगी वो सब मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आएंगे। एंड ये जो मोटर व्हीकल की बात कर रहा है स्पेशली बात कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, मीन्स उन मोटर व्हीकल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स में यूज होते हैं। एंड दूसरा यूज कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अभी सिर्फ पर्सन की रिगार्डिंग बात करता है। हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई गाड़ी बेसिकली इंडिया में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें कुछ अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी होती है जो कंपनी की तरफ से अलाउड होता है कि इतने बंदे इसमें बैठ सकते हैं। बट आपने देखा होगा प्रैक्टिकली एक बस में जहाँ सीट होती है लेट सपोज 20 तो बंदे होते हैं 50। तो मैं उस मतलब कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। जब भी हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कितनी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन, मतलब ये बात कर रहा है अप टू 13 पर्सन वाले जो मोटर व्हीकल होंगे जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, इंक्लूडिंग ड्राइवर। जो 13 किलोमीटर उसमें ड्राइवर भी इंक्लूड है। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग दी फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। देखिए ऊपर इसने बात की कि कोई भी मोटर व्हीकल जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में एंड जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है अप टू 13, ठीक है, तो उस मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक दे दिया एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि अलाउड हो जाएगा बट उसके लिए जो हम मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं वो इन पर्पज के लिए यूज करें, जो नीचे 3 दिए हुए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पर्पज है। पहला पर्पज है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। या तो लेट सपोज मोटर व्हीकल खरीदा एंड मोटर व्हीकल बेच दिया, अगर इस बिजनेस में आप हो तो आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, लेट सपोज जो जैसे मारुति है, मारुति ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग की, फिर लेट सपोज विपुल मोटर ये ऑथराइज डीलर है, ये क्या करता है मारुति से कार खरीदता है एंड आगे अपने क्लाइंट को बेच देता है, कस्टमर को बेच देता है। तो अगर इस टाइप का बिजनेस है तो आईटीसी अलाउड होगा। अगर देखिए इसमें दूसरा एग्जांपल दूं तो कार्स 24 भी हो सकता है, वो भी क्या करता है गाड़ी खरीदता है एंड आगे गाड़ी बेच देता है, ठीक है। एंड सेकंड कौन सा ऑप्शन दे रहा है, या तो आप पहले ऑप्शन में यूज करो या फिर दूसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, कि आप गाड़ी खरीदो, मोटर व्हीकल खरीदो एंड उसको यूज करो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर ये यूज है तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कौन सा है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, या फिर आप जो मोटर व्हीकल आपने खरीदा है उसकी ड्राइविंग सिखाओ लोगों को। अगर इस टाइप का आपका बिजनेस है तो भी आईटीसी आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 केसेस में ही आपको आईटीसी अलाउ होगा। देखिए इसको डिटेल में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे जो डिसअलाउ कर रहा है आईटीसी सिर्फ उसी मोटर व्हीकल की कर रहा है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी अप टू 30% है, 13 तो इन केस कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो वो बड़ी गाड़ी परचेज करते हैं जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 13 बंदों से ज़्यादा की है, तो उस केस में तो आईटीसी अलाउड होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वो उस केस को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड 13
कैपेसिटी तक की गाड़ी को ये डिसअलाउ कर रहा है, बट उस 13 तक की जो गाड़ी होंगी सीटिंग कैपेसिटी वाली, उनकी ये अलाउ कर देगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर वो इन 3 पर्पस के लिए यूज हो रही है, कोई से भी एक पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। एंड देखिए सब क्लॉज 1 जो बात कर रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा है। इन केस बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, तो उस केस में आईटीसी अलाउड होगा ही होगा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इस सबसेक्शन में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आता हूँ क्लॉज ए पे। ये बात कर रहा है स्पेशली सिर्फ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये बोलता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, तो इसका मतलब इनका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्शन दे दिया है। एक्सेप्शन का मतलब है यहाँ पे मिल जाएगा व्हेन दे आर यूज, मींस जो आईटीसी दे रहा है वो यूज बेस है कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो यूज के लिए इसने बोला है फॉर मेकिंग दी फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, कि हाँ जी ऐसा है कि ये मैं 4 टैक्सेबल सप्लाईज लिख रहा हूँ, अगर इनमें से किसी के लिए भी आप यूज कर रहे हो तो मैं आईटीसी दे दूंगा। कौन कौन सी है? फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट, अगर आप वेसल्स और एयरक्राफ्ट खरीद कर बेच रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या तो आप वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तब भी मिल जाएगा। थर्ड है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, अगर वेसल्स को आप यूज कर रहे हो ट्रेनिंग पर्पज के लिए तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर आप जो एयरक्राफ्ट है उसको यूज कर रहे हो ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग, ठीक है, उसको ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हो तो भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। एंड सेकंड इसमें पर्पस दिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इट मींस ये सब क्लॉज ए के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि इन केस मैं वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज करता हूँ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तब भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलता हूँ सबसेक्शन 5 को ही। देखिए इसमें क्लॉज ए भी आता है। क्लॉज ए भी बोलता है सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरा सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये 3 सर्विसेज यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, पहली, दूसरी एंड तीसरी। ठीक है, इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए एंड क्लॉज ए। देखिए 3 यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है, एक तो मोटर व्हीकल की बात कर रहा है, वेसल्स की बात कर रहा है, तीसरा एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। कौन से जिनको क्लॉज ए और डबल ए में बताया गया था। देखो क्लॉज ए आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लॉज ए में बात कर रहा था मोटर व्हीकल की, क्लॉज ए में बात कर रहा था वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट की। ठीक है, तो जैसे इसने यहाँ पे रेफरेंस दिया है तो यही बात कर रहा है कि इन 3 सर्विसेज का बेसिकली आईटीसी अलाउ नहीं होगा इन केस ये सर्विसेज यूज किए हैं, रिलेट कर रही हैं मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट से। ठीक है, तो इससे पहले क्लॉज ए एंड बी में बताया था कि मोटर व्हीकल का परचेज का आईटीसी नहीं देंगे, क्लॉज ए में बताया कि हम वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ए बी में बता रहा है कि हाँ जी इनसे रिलेटेड जो आपका जनरल इंश्योरेंस है एंड आपका सर्विसिंग वाला पार्ट हो गया एंड आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट हो गया, अगर ये आपकी मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है तो इनका भी आईटीसी नहीं देंगे। ठीक है, आगे ये बोलता है प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज, सच सर्विसेज मतलब ये जो 3 सर्विसेज थी, शैल बी अवेलेबल, यहाँ बात कर रहा है कि मिल जाएगा, हाँ जी हम आगे दे देंगे, बट कब देंगे? वेयर द मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए आर यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड दे रही। ये बोल रहा है कि जो हमने पर्पज क्लॉज ए एंड क्लॉज ए में लिखे हुए हैं, अगर उसके लिए आप यूज कर रहे हो, कौन से पर्पज? जो ये वाले पर्पज थे, ठीक है, ये वाले एंड यहाँ पे ये वाले, अगर इसके लिए यूज कर रहे हैं तो इन 3 सर्विसेज का भी आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहा है वेयर रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। ये बोल रहा है अगर ये जो 3 सर्विसेज हैं ये किसने रिसीव की हैं? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, ये उस पर्सन ने रिसीव किए हैं जो बेसिकली मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंगेज है, अगर वो बंदा ये सारी सर्विसेज लेता है तो भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड ये बोल रहा है इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट। ये बोल रहा है अगर कोई ऐसा बंदा है जो बेसिकली जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा। देखिए आगे चलता हूं मैं, आगे बात कर रहे हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी बोलता है
फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इट मीन्स ये बात कर रहा है कि जो भी हमने नीचे गुड्स और सर्विसेज दी हुई हैं उनका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। कौन सी सर्विस है? फूड एंड ब्रिवरेजेस। इन केस आप कोई फूड मतलब आइटम या कोई ब्रिवरेजेस होती है उसके रिगार्डिंग भी आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली है, बाहर जाके खाना वाना खाया है, उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज ली है उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इन केस कोई हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज ली है उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट हमारा है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये सर्विसेज ली है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट बोल रहा है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये 3 मैंने अभी पढ़ाए थे आपको। रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज AA एक्सेप्ट, मतलब इसने ऊपर बोला कि इन केस मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट को हम रेंट पर लेते हैं या हायरिंग करते हैं तो उस केस में भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए ये इस क्लॉज को लाने का मतलब ये हो गया, इन केस यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 में क्लॉज A एंड B में लिखा हुआ है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा परचेज ऑफ मोटर व्हीकल पे, वेसल्स पे एंड एयरक्राफ्ट पे। ठीक है, वो कंडीशनल है, अलग बात है, बट नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ है। तो लेट सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसको परचेज पे नहीं मिल रहा, तो अपना दिमाग लगा सकता है कि हाँ जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं परचेज नहीं करता, परचेज मैं कराता हूँ किसी दूसरे बंदे से एंड मैं उससे इसको किराए पे ले लूंगा, रेंट पे ले लूंगा एंड फिर वो बंदा मुझसे रेंट पर जीएसटी चार्ज करेगा मोटर व्हीकल के या वेसल के, एयरक्राफ्ट के, तो उस टाइम पे जो जीएसटी का इनपुट होगा वो मुझे मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये अलग से एंट्री लिख दिया है। इसका मतलब अगर हम रेंट पर या हायरिंग करते हैं मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट की तो उस केस में भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, कब मिलेगा? व्हेन यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन। ये बोल रहा है कि इन केस जो क्लॉज A एंड AA में पर्पसेस लिखे हुए हैं अगर उसके लिए आप यूज कर रहे हो ये तीनों या कोई भी एक, तो उस केस में आईटीसी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाइफ की बात कर रहा है और हेल्थ की। यहाँ पे स्टॉक, लेट सपोज कोई स्टॉक पे इंश्योरेंस कराता है कोई रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आईटीसी अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। बट लाइफ इंश्योरेंस अगर एंड हेल्थ इंश्योरेंस का कोई आईटीसी रहता है जीएसटी का, वो अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज B में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये प्रोविजो दिया हुआ है। ये प्रोविजो बात कर रहा है प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट of such goods or services or both shall be available where an inward supply, ये important term है, of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply। ये 2 important term हो गई। of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ये बात कर रहा है बेसिकली जो हमने यहाँ पे सर्विसेज की बात की है या गुड्स की बात की है ये सारे। ठीक है, ये कह रहा है कि इन केस लेट सपोज ऐसा कोई सिचुएशन है, एक मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका क्लाइंट है, ये बोल रहा है कि मुझे कोई सर्विसेज चाहिए। ठीक है, लेट सपोज ये ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस मांग रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज इसको दे रहा है। बट ये इसने सोचा कि ऐसा है कि मेरे पास अभी कोई पर्सन नहीं है जो इसको ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज दे, तो इसने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज इसको देने के लिए यहाँ पे हायर की एंड इसको बोला कि इसके पास जाओ एंड इसको ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज दे दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ये बिलिंग करेगा बेसिकली ये इस क्लाइंट से बिल नहीं लेगा, पेमेंट नहीं लेगा, ये लेगा कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पे इसको बिल रेज करेगा ये। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम इनपुट सर्विसेज। ठीक है, जो ये बंदा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है एंड ये होगी आउटवर्ड सप्लाई जो कॉन्ट्रैक्टर इसको दे रहा है। तो इसका मतलब है सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स है एंड ये एज ए इनपुट सर्विसेज अगर इसको यूज कर रहा है, इसको किसको, इन सर्विसेज को, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आईटीसी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि इसकी सर्विसेज को ये एज ए इनपुट सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। तो ये जस्ट इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारा कुछ बोला है। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर।
अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन मेंबरशिप लेता है किसी हेल्थ या फिर कोई क्लब या कोई फिटनेस सेंटर होता है तो उस केस में भी आईटीसी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। एंड ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। देखिए यहाँ बात कर रहा है इन केस हम एम्प्लॉय को कोई ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, एंड वो उस ट्रैवल बेनिफिट देने पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी का वो आईटीसी हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। बट देखिए यहाँ पे स्पेशली टर्म यूज हुआ है, किसको देने के लिए मना है? एम्प्लॉयज़ को। इन केस मैं क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को ट्रैवल बेनिफिट दे रहा हूँ तो उस केस में मुझे जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। यहाँ ये बात कर रहा है इन केस जो हम सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सर्विसेज हो गई ये, एंड मेरे हिसाब से ये वाली भी, ये सारे, अगर ये सर्विसेज हम बेसिकली मैंडेटरी दे रहे हैं, ऑब्लिगेटरी सर्विसेज है कि किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि हाँ जी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को ये सर्विसेज देनी है, मैंडेटरी है लॉ में, तो ऐसा कुछ है तो उस केस में आईटीसी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्लॉज है सी। क्लॉज सी बात कर रहा है बेसिकली इनपुट, क्लॉज सी बात कर रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की। आई होप ये आपको वर्ड पता होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन, किसके लिए सप्लाई करी है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होती हैं? बेसिकली ये होता है, लेट सपोज अपन कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर बनवाना है तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं कि हाँ जी ऐसा है कि जो भी मतलब ईंट आनी है, सीमेंट एक्सवाइजेड जो भी आइटम होते हैं वो सब आप लाओ, इसे बना के मुझे दे दो। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है जिसमें आइटम भी वही, गुड्स भी वही लाता है, सर्विस भी वही देता है, हमारा सारा स्ट्रक्चर बना के हमें दे देता है, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बोलते हैं। बेसिकली ये बंडल ऑफ सर्विसेज होता है, या इसमें गुड्स भी इंक्लूड होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं मल्टीपल, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो जाती है। बट ये मैंडेटरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो। तो यहाँ बात कर रहा है कि इन केस हमने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वो भी आईटीसी नहीं अलाउड होगा। बट यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। इन केस हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए हैं प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग स्पेशली, तो हमें आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन दे रहा है, एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन है व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विसेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। ये बोला है बट जब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एज एन इनपुट सर्विसेज यूज कर रहा है कोई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। लेट सपोज मतलब ये चार्टर्ड हेल्प है, ठीक है, चार्टर्ड हेल्प ने बोला ठीक है ऐसा है कि दिल्ली में हमारा एक ऑफिस बनना है, ठीक है, वो इस टाइप से बिल्डिंग बननी है बहुत बड़ी सी, एंड मैंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। मैंने बोला इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर से कि ऐसा है देखो आपको मेरी ये बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है, बट इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि हाँ जी जल्दी बिल्डिंग तैयार करनी है तो मैं बहुत सारे और दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर को भी साथ में ले लेता हूँ। तो इसने 2 बंदों को अपने साथ में लिया कि ऐसा है कि जाओ और ये बिल्डिंग बनाओ और मैं भी आपके साथ हूँ, तो इन्होंने जल्दी से ये बिल्डिंग बना दी। फिर ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है 1 और 2 ये दोनों बिलिंग करेंगे इसको, मेन वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज है एज एन इनपुट सर्विस यूज कर रहा है ये मेन जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसको यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसी चीज की बात कर रहा है कि जब हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एज एन इनपुट सर्विस ले रहे हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज, ठीक है, तो मिल जाएगा। एंड आगे बात कर रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट और मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट। अब ये बात कर रहा है, देखिए जब लेट सपोज कि यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या होता है, सब ये सोचते कि ऐसा है कि अगर मैं किसी से कराऊंगा तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होगी तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने सोचा कि लेट सपोज कि हम खुद ही बना लेते हैं, सारा सामान लाएंगे, ईंट पत्थर रगड़म निगड़म सब खुद बना लेंगे, उस पर जो आईटीसी हम दे के आएंगे गुड्स पे या लेबर को देंगे सर्विसेज पे, उसका हम आईटीसी ले लेंगे। पर लॉ में क्लॉज डी में लिखा हुआ है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कराते हैं ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब खुद ही कराते हैं,
तब भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा, बट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी अलाउड होता है। अब आगे बात कर रहा है इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बात कर रहा है चाहे आप जो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, गुड्स यूज़ कर रहे हो, वो जो यूज़ होगा उसका आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, तब भी उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी एंड डी, मतलब ये वाले क्लॉज की ये बात कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, जो हम बार बार कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन कराएं तो भी वो माना जाएगा, रिनोवेशन कराएं तो भी माना जाएगा, एडिशन कराएंगे तो भी, अल्टरेशन कराएंगे तो भी, या रिपेयर हम कराएंगे तो भी उसको कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। कब तक? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब तक हम रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर करा रहे हैं, जब तक वो आप उसको बुक्स में कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब है जो कि एएस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें लिखा होता है कब हम किसी खर्चे को कैपिटलाइज करना है, कब नहीं करना है। तो अगर एएस के अकॉर्डिंग उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं हम, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरा इससे देखो दूसरी चीज़ निकल के आती है, इन केस हमने कैपिटलाइज नहीं किया, उसको एज ए एक्सपेंस दिखाया रिपेयर को, ठीक है, तो उस केस में हमें आईटीसी बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि लॉ में उसको मना नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की या उसकी बात कर रहा है वो कर रहा है जो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे याद आ रहा है एक बार हमारे क्लाइंट का फोन आया था कि जैसे प्रॉपर आपने फैक्ट्री दी की होगी, उस पर शेड डली होती है फैक्ट्री पे इस टाइप से, तो उन शेड को बेसिकली वो चेंज करना चाह रहे थे, बीच में से वो टूट गई थी, पानी टपकता था। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि इन केस अगर हम शेड चेंज कराते हैं थ्रू ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर, तो उस पर हमें जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो हमने ये सेक्शन के बेस पर ही उनको मना किया कि हाँ जी देखो, जो आप शेड चेंज करा रहे हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप भी मतलब एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको नॉलेज जाएगी, तब भी आप अपने क्लाइंट को इसी टाइप से कंसल्टेंसी दिया करेंगे, एंड उसके अगेंस्ट आप फीस भी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। क्लॉज ई, क्लॉज ई बात कर रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 10 की अगर बात करेंगे तो ये था बेसिकली, अगर आपको याद हो, कंपोजिशन लेवी स्कीम थी, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर इनकेस आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है इन केस आपने जो भी परचेज किया है गुड्स या सर्विसेज, उसका इनवॉइस पे सेक्शन 10 के अंडर कंपोजिशन लेवी लगी है, मींस वो जो जिस भी सप्लायर से आपने खरीदा है वो सेक्शन 10 के अंदर अपना टैक्स पे कर रहा था, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्लॉज एफ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन किसी गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट मतलब कब मिलेगा? ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर वो गुड्स को इंपोर्ट करता है तो उस केस में नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बेसिकली मुझे लगता है कि ये वाला ना रिपीटेशन है, ये जब हम सेक्शन 17 का सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है ना, एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। अदर पर्पज में बेसिकली आपका पर्सनल पर्पज भी मेरे हिसाब से कवर था, बट स्टिल अलग से दे दिया है, तो ये एक मतलब बेटर क्लियरिटी हो गई इसमें कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट सपोज आपने कोई बिजनेस में आइटम खरीदे, लेट सपोज आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर आपने परचेज किया उसको आईटीसी मिल जाएगा। बट सपोज आपने 2 कंप्यूटर अपने बच्चों को देने के लिए घर पे ले गया, तो वो हो गया पर्सनल यूज़। तो इन केस आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एच है हमारा, कोई गुड्स है जो कि खो गई है, लॉस हो गई है, स्टॉलन किसी ने चुरा लिया है, डिस्ट्रॉय हो गई है, या रिटर्न ऑफ कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है बाय वे ऑफ गिफ्ट के थ्रू या फ्री सैंपल के थ्रू। अगर देखिए, अगर कोई आपने कोई भी गुड्स, स्पेशली यहाँ पे गुड्स के रिगार्डिंग की बात कर रहा है, क्योंकि चोरी या कोई ख़त्म हो सकते हैं, वो गुड्स ही हो सकती है, सर्विसेज तो नहीं हो सकती। तो इस टाइप से कोई गुड्स जो
ठीक है, लॉस होगी, स्टॉलन होगी, डिस्ट्रॉयड होगी, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज ऑफ होगी, या हमने किसी को गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, या हमने फ्री सैंपल बांटे हैं, तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड देखिए स्पेशली मैं फ्री पे आपके अटेंशन देना चाहूँगा। लेट सपोज कोई आइटम हमने 10,000 का खरीदा, ठीक है, अगर हमने उसको एज ए फ्री सैंपल बांट दिया तो इस पे जो लेट सपोज 1000 का आईटीसी था जीएसटी, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस पर आईटीसी नहीं देंगे इनकेस आपने फ्री सैंपल बांटे। लेट सपोज 10,000 का आइटम आपने 100 रुपये में दे रहे हो, 100 रुपये में इसलिए दे रहे हो कि कस्टमर सस्ता देख के खरीद लेगा एंड वो यूज़ करेगा तो हमसे दोबारा भी परचेज करेगा। तो यहाँ पे ये 100 रुपये वाला ये फ्री की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। इवन मैं 1 रुपया भी चार्ज करूँगा 10,000 रुपये वाले आइटम का तो वो कंसिडरेशन कहलाएगा, वो फ्री नहीं कहलाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं 100 रुपये भी 10,000 वाले आइटम को 100 रुपये पे बेचूंगा एंड 10 रुपये जीएसटी लूँगा तो उस केस में मुझे पूरा आईटीसी मिलेगा 1000, ठीक है। तो ये प्लानिंग है, आप अपनी कस्टमर या क्लाइंट को भी दे सकते हो, ठीक है, एडवाइस। नेक्स्ट हमारा है एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। ये बेसिकली पेनल्टी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इन केस हमने कोई टैक्स पे किया है पेनल्टी के रिगार्डिंग इन सब सेक्शन में, इन 3 सेक्शन में किसी में भी, तो उसका भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है सबसेक्शन 6। देखिए सबसेक्शन 6 बात कर रहा है द गवर्नमेंट मे प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द क्रेडिट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 मे बी एट्रीब्यूटेड। गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हमें प्रोपोर्शनेट करना था ना क्रेडिट, सब क्लॉज सबसेक्शन 1 में जो की बात करता था कि अगर हमने बेसिकली सर्विसेज यूज़ किए हैं बिजनेस के लिए एंड अदर देन बिजनेस के लिए, तो उसमें जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसका गवर्नमेंट ना इन फ्यूचर रूल बना सकती है। इवन आज के डेट में बनाए हुए भी हैं, ठीक है। एंड सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ था टैक्सेबल है एंड एग्जाम सप्लाई, तो उस केस में भी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो गवर्नमेंट रूल बनाने की गवर्नमेंट को पावर है एंड गवर्नमेंट ने बना भी रखा है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स, ये बोला है जो हम पढ़ रहे हैं इन सब में प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है, मतलब है कोई अपैरेट्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाई फाउंडेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट बट एक्सक्लूड। यहाँ पे बोल दिया है कि क्या क्या हम प्लांट एंड मशीनरी में नहीं मानेंगे, क्या क्या लैंड होगा उसको प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानेंगे, बिल्डिंग को भी नहीं मानेंगे, एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर होगा उसको भी नहीं मानेंगे, कोई टेली कम्युनिकेशन टावर होगा उसको भी हम प्लांट एंड मशीन का पार्ट नहीं मानेंगे, एंड कोई पाइपलाइन होगी जो आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस लगी हुई है उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे, फिर इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे एंड इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस पहली बार में क्लियरिटी नहीं आती है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो दोबारा देखें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। इन केस आपको जीएसटी की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।